इंफॉर्मेशन सिस्टम के डीजी भी हैं और आरबीआई में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर भी नियुक्त हैं। तो और कई इनकी अब तक 22 से अधिक किताबें आ चुकी हैं, कई रिसर्च की तो लिस्ट इतनी लंबी है। तो इनकी खासकर जो बायोटेक्नोलॉजी और कई सेक्टर में इनकी विशेषज्ञता है। तो आज हम लोग इनसे खुलकर बात करेंगे और अब तक के अनुभव सर का, जब बिहार उनका आगमन है उसको लेकर के क्या सोच रखते हैं, क्या रोड मैप लेकर के आए हैं और उन्हें किस तरह से सहयोग चाहिए सरकार का, सिस्टम का, लोगों का। तो मैं सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं कि हम सर के साथ खुलकर संवाद करें। सबसे पहले सर से यही जानना चाहेंगे कि आप बिहार आए हैं, इस भूमिका को किस तौर पर देखते हैं और क्या रोड मैप है आपके साथ? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस गर्मजोशी के साथ जो आपने स्वागत किया उसके लिए। 3 तरह की बातें आपने अभी रखी इसमें, जिसको मैं समझने का भी प्रयास कर रहा था और सोच भी रहा था कि क्या कहा जाना चाहिए, कहाँ से बात शुरू होनी चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या प्राथमिकता है और क्या सोच लेकर के आए हैं। जो परिचय मुझे लग रहा था, बेसिकली मेरी ट्रेनिंग इकोनॉमिक्स में है और हमने एक लंबा टाइम थोड़ा सा इसमें दिया है कि साइंस का और इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है। तो वो मेरा मूल रूप से शोध का विषय रहा। तो अधिकतर सालों में वही देखा कि टेक्नोलॉजी, जैसा आपने बायोटेक का कहा, पीछे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम देखा, आईसीटी का भी देखा। तो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ये आपस में कैसे घुले मिले हुए हैं। और जो मूल रूप से जिस संस्थान का आप जिक्र कर रहे थे, वो विदेश मंत्रालय का एक शोध संस्थान है, RIS, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़, जो विकासशील देश हैं, उनकी विकास की प्राथमिकताएं क्या हों, सबकी एक सी हैं तो कैसी हों वो। तो उसको लेकर के हम लोग इस वर्ष अपने स्थापना के 40 वर्ष मना रहे हैं। मैंने ये संस्थान 1991 में ज्वाइन किया था और इंदौर में और आगरा में मेरी एजुकेशन हुई और फिर हम लोग दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली में 90 में मेरा सिलेक्शन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रोजेक्ट था, उसमें हुआ। वहाँ से शुरू हो गई यात्रा। 91 में ये इंस्टीट्यूशन मैंने ज्वाइन किया और 91 से मैं यहाँ पे रहा। लेकिन बीच बीच में मैंने कई ब्रेक लिए और हमेशा इसी विषय पर आता रहा। तो मैं एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में गया, जर्मनी में बॉन में रहा, अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में रहा। तो लगातार ऐसा प्रयास रहा जब अलग अलग विषयों पे हम करते रहे। काम का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो विकास ही था, डेवलपमेंट ही था। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, ट्रेड के साथ जोड़ा। RIS का स्पेशलाइजेशन ट्रेड में है, तो हमने ट्रेड में जोड़ा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे होते हैं, विकास में उनकी क्या भूमिका होती है, उसके ऊपर वो सब काम चलता रहा। लेकिन फिर 2000 के बाद से थोड़ा सा विषय में परिवर्तन हुआ और हम लोग डेवलपमेंट फाइनेंस में ज़्यादा देखने लगे कि टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, अभी ये भारत की भी सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, सरकार का स्ट्रक्चर जिस ढंग से बना हुआ है वो इन विषयों को बड़ा पृथक करके देखता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री दिल्ली में ट्रेड देखेगी तो DPIIT इन्वेस्टमेंट देखेगा, फाइनेंस किसी और के पास है, टेक्नोलॉजी और चौथे के पास है। आपने देखा होगा, और थोड़ा सा विषय से आगे जा रहा हूँ, जो ट्रंप प्रशासन की नीति है, कई दफ़ा हमको लगता है कि कितनी गलत है, क्या कर रहे हैं, आज ये हो गया कल वो हो गया। लेकिन वो सारी सोची समझी हुई उनकी एक रणनीति चल रही है, जिसमें उनको कई कंट्रीज़ को उनके स्थान पर वापस पहुंचाना है जहां वो रहे। लेकिन जैसा हम देखते हैं, चाइना का विकास का एक बड़ा कारण जो है वो ये कन्वर्जेंस है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ये चारों को जब तक हम एक साथ नहीं देखेंगे, जब तक एक इंटीग्रेटेड व्यू नहीं होगा सरकार में भी और सरकार के बाहर भी, तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में कहीं आगे बढ़ें। तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही राज्यों में उसकी भूमिका के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2021 में मुझे मौका मिला, तो कोविड के तुरंत बाद, तो 21, 22 और 23, 3 साल मध्य प्रदेश के राज्य नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी मैं रहा, 3 वर्ष वहाँ।
मध्य प्रदेश में, और राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष होने के नाते और वहाँ भोपाल में उनका एक सुशासन संस्थान है, उससे जुड़ने के कारण हमने एक प्रयास किया कि कैसे मध्य प्रदेश में योजना आयोग कभी देखता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया। मध्य प्रदेश में 38 विश्वविद्यालय हैं, पीएचडी का हालत बड़ा गंभीर है, बहुत गंभीर। यहाँ कैसी स्थिति है अब मैं आया हूँ तो ये होगा अनुभव, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बड़ी गंभीर थी। तो हम लोगों ने, मुख्यमंत्री को भी आश्चर्य हुआ कि आप क्या कह रहे हैं कि पीएचडी का काम भी अगर नीति आयोग देखेगा तो, लेकिन एजुकेशन साथ में आया। मोहन यादव जो भी मुख्यमंत्री हैं वो उसी समय वहाँ पे शिक्षा मंत्री थे। हम लोगों ने पीएचडी कोलोक्वियम शुरू करे। हमने कहा, राज्यपाल को भी कहा कि कॉन्वोकेशन के बजाय पीएचडी एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको खुले में करिए, लोगों को अपना पीएचडी डिफेंड करने दीजिए। तो रिसर्च का क्वालिटी बढ़ाने की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक है राज्यों को कि वो विकास की उस यात्रा में इन संस्थाओं को जोड़ें। तो कैसे यूनिवर्सिटीज़ विकास की यात्रा में आगे बढ़ें। और जो हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो सिर्फ दक्षिण के राज्यों के लिए नहीं है, वो नॉर्थ के राज्यों की है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ आवश्यकता ज़्यादा है, जहाँ जॉब्स की ज़रूरत ज़्यादा है। ये जो डिस्कनेक्ट आ गया हमारे जर्नी में, उसको थोड़ा सा एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो एक वो मेरे दिमाग में बिल्कुल है जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो आपने कहा कि इसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ में रिज़र्व बैंक का जिक्र आपने किया, तो 2016 से सरकार ने मुझे रिज़र्व बैंक के बोर्ड में रखा है और ईस्टर्न सेक्टर ही मेरे पास है। तो मेरा चुनाव जो आरबीआई के लिए हुआ है वो ये जो 11 राज्य हैं ईस्टर्न सेक्टर के, आरबीआई की तरफ से मैं देखता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन बहुत तेज़ी से एक्सपांड नहीं हो रहा है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की समस्या है वो ईस्टर्न सेक्टर की भी समस्या है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति कैसे मिले, लेकिन अगर शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रहा है और वो अगर उद्योग उन्मुखी शिक्षा नहीं है तो उसका फिर जुड़ाव क्रेडिट के साथ नहीं हो सकता। तो ये कैसे क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो, कैसे हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट के एक्सपेंशन की बात करें, उसको ट्रेड से जोड़ने की बात करें। तो ये एक थोड़े प्रयास हैं जो आगे हो रहे हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय में जो योजना हमारे सामने है वो योजना इस बात की है कि जैसा आप जानते हैं कि बिहार में नहीं पूरे भारत में ये ऐसा विश्वविद्यालय अकेला है जो विदेश मंत्रालय चला रहा है, जो शिक्षा विभाग में नहीं है, विदेश मंत्रालय के पास है। तो ये हमारा जो कूटनीतिक जो हमारी पहल है उसका एक अहम हिस्सा है। अभी यहाँ पर हमारे पास में 450 विद्यार्थी हैं। 450 विद्यार्थी में से 64% विद्यार्थी जो हैं हमारे विदेशों से, और एक बड़ी संख्या वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया के स्टूडेंट्स की है। म्यांमार की संख्या अभी बढ़ी है, भूटान की संख्या बढ़ी है। ये न सिर्फ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में है बल्कि मैनेजमेंट और बाकी कोर्सेज में भी काम कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास विश्वविद्यालय की दृष्टि से, जैसा मैं शुरू में कह रहा था, 3 बिंदुओं पर ही है। सबसे पहला, रिसर्च का क्वालिटी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के साथ मिलकर के बढ़ाया जाए। फैकल्टी के अपॉइंटमेंट्स भी ऐसे हों जो, जैसा कि हमारे मैंडेट में है कि 50% शिक्षक बाहर से भी, उनका भी यहाँ भागीदारी हो। अभी यहाँ पे संख्या बहुत कम है बाहर के शिक्षकों की, भारत के ही शिक्षक हैं वहाँ पे, तो वो संख्या हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, मेरा टारगेट अभी ऐसा है और इसके लिए हमने बड़े विज्ञापन अभी आज ही फाइनल भी करे कि लोगों को नालंदा के विश्वविद्यालय के बारे में पता भी चले, जैसे भारत के भी हों विद्यार्थी लेकिन बाहर के भी हों। तो वो हम लोगों ने अभी एक हाथ में लिया है कार्यक्रम। मेरा टारगेट है कि इस 450 को मैं 650 पहुँचा दूँ इसी, क्योंकि अभी 2 महीने में हमको एडमिशन करना है। तो 2 महीने में जितने हमारे मिशन हैं उनके साथ प्रयास करके हम इसको उस संख्या में लेके जाएंगे। हमारी अपनी तैयारी वहाँ पे जो शुरू में जब बना विश्वविद्यालय तो 2500 की थी, लेकिन एकदम जंप नहीं कर सकते। लेकिन मेरा इरादा है कि तीसरे साल में हम इसको 1500 पार करवा देंगे, लेकिन वो इंक्रीमेंटल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर, तो ये हम उसमें करेंगे। अभी रिसर्च के पब्लिकेशंस और पीएचडी उसका भी एक ओरिएंटेशन है। अभी मैं राज्यपाल जी से भी मिला, तब भी हमने तय करा कि बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ें, जो हमारा मध्य प्रदेश का अनुभव है उसको भी कैसे यहाँ आगे बढ़ाया जाए। कई विश्वविद्यालय हैं यहाँ जिनमें कई चीज़ उनके करने की आवश्यकता है, तो उन लोगों के साथ उनके
जो वाइस चांसलर्स हैं उनके साथ भी बैठें, उनके साथ भी बातचीत करें। और तीसरा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा है, जिसको मैंने कहा कि कुछ लोगों को छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो साथ में लेने वाली बात दूसरे विषयों में भी आवश्यक है। जैसे आज हम चर्चा कर रहे थे, हमारा इरादा है कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नालंदा विश्वविद्यालय में की जाए, जो पीस और पावर, शक्ति और शांति, इनके संबंधों को सामने लेकर आए। तो पावर विद इन कैसा है, पावर बाहर कैसा है, और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इकोलॉजी के लोग क्या सोचते हैं, इकोनॉमिक्स के लोग क्या सोचते हैं। डॉक्टर पनगरिया हमारे चांसलर हैं, उनके सुझाव पे गत वर्ष यहाँ इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट शुरू किया गया, तो वो फैकल्टी को एक्सपांड करना, उसमें उसको जोड़ना और बात को आगे बढ़ाना। तो इकोनॉमिक्स के लोग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं, इकोलॉजी के लोग पीस और पावर को कैसे देखते हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लोग कैसे देखते हैं, वहाँ सिख समाज के भी स्टडी करने वाले लोग हैं, उनको भी मैंने कहा कि आप भी सोचिए, बताइए। तो अभी हम बैठेंगे, कुछ 3-4 राउंड्स के डिस्कशन करेंगे और उसमें इस कॉन्फ्रेंस की एक तैयारी है। लेकिन हमारा इरादा है कि ये कॉन्फ्रेंस इसी वर्ष हो और बड़ी संख्या में उसमें अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हों, और जो मेरा अनुभव रहा उसके हिसाब से कई विश्वविद्यालयों में इस तरह के स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स अभी चल रहे हैं। जो वैश्विक स्थिति हम देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और फाइनेंस, जो मैंने आपसे कहा चारों विषय, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इनका कॉन्फ्लिक्ट भी है। आप चाइना की भूमिका देख लीजिए, आप यूएस की भूमिका देख लीजिए, यूरोप की भूमिका हमारे सामने। 17 देश अपने विश्वविद्यालय में तो इस संख्या को बढ़ाने के लिए मतलब कि अब तक तो जो हुआ है, तो आपके पास प्लानिंग क्या है कि ये संख्या बढ़ जाए, या अतीत जो हम लोगों का अच्छा था उसके भरोसे चल रहा है। ये संख्या 400 से 450 से आपने एक इंटरव्यू में 950 तक बताया, तो अखबार को इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो जो 950 की संख्या है उसको 950 कहा जा सकता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जो ये लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज यूनिवर्सिटी में चलाते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उसको एक्चुअल विद्यार्थियों की संख्या गिना जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी के असली स्टूडेंट्स वो हैं जो 2 वर्ष यहाँ गुजार के जाएं, जो मास्टर्स करें या फिर पीएचडी करें या पोस्ट डॉक के लिए आएँ। तो ये तीनों कोर्सेज के अलावा जो मेन कैंपस जो पुराना रहा है कैंपस राजगीर में, वहाँ ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं, जिसमें करीब 350 से 400 बच्चे हैं। तो ये संख्या अगर आप देखें तो वो बढ़ जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें उसमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मूल शोध का विषय इस विश्वविद्यालय के लिए और बाकी विश्वविद्यालयों से अलग होने का जो उसका एक कारण है, वो महत्वपूर्ण यही तभी निकल करके आता है जब हम मिल करके उसके जो अलग अलग अवयव हैं, जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, इकोलॉजिकल स्टडीज़ है, जैसा मैंने बताया इकोनॉमिक्स को लाया गया है, इन तीनों चारों को जोड़ा जाए। काफी टूटा हुआ है कि जैसे 500 एकड़ में जो है यूनिवर्सिटी है और उसमें 100 एकड़ में जो है वाटर बॉडीज का डेवलपमेंट के लिए रखा गया और 300 एकड़ जो है फॉरेस्ट लैंड है, तो 100 ही एकड़ आपके पास बचा हुआ। आप मतलब यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में इसको अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं क्या, या कोई नया आपको रोड मैप देना चाह रहे हैं जिससे आपको और ज़मीनें मिल सके, और ज़रूरत है आपको, क्या आप? मुझे लगता है कि अभी जो ज़मीन है उसका बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन डिज़ाइन में किया गया है। आप लोगों का वहाँ आना हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कभी आप आएंगे तो देखेंगे कि जो रूम्स का डिज़ाइन था वही कोर्टयार्ड सिस्टम यहाँ पे लाया गया है। तो वो कोर्टयार्ड सिस्टम में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन है पुराने सोच का भी, और जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विश्वविद्यालय हैं वो भी उसी पैटर्न पर ही हैं, उनका सबका स्ट्रक्चर वैसा ही है। जैसा पहले मीडिया में कई दफ़ा आ ही चुका है कि ज़ीरो एमिशन कैंपस है, और उनका अपना खुद वाटर का 100% यूटिलाइजेशन है, बिजली का 100% सोलर डिपेंडेंस है, तो वो एक अपने आप में उनके लिए बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का 100 एकर्स में काफ़ी स्कोप है, उसको एक्सपेंशन का भी स्कोप है। जैसे मैंने कहा कि अभी हमारी तैयारी ऑलरेडी 2500 बच्चों की है, तो उसमें हमें कोई नए कंस्ट्रक्शन के करने की बात नहीं है।
फैकल्टी का भी एक्सपेंशन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, और वो यूनिवर्सिटी को आगे लेकर के जाएगा। लेकिन अभी जैसा मैंने शुरू में कहा था कि खुद विश्वविद्यालय के बाकी विश्वविद्यालयों से संपर्क बिहार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर उसको भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो मेरा फोकस होगा कि हम ये तीनों लेवल्स के ऊपर काम करें, स्थानीय स्तर पर भी करें, राष्ट्रीय स्तर पर भी करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करें। क्योंकि मुझे सौभाग्य रहा तीनों जगह काम करने का, तो एक सोच उस बारे में लेके आया जा सकता है, ऐसे रिसर्चर्स को लेके आया जा सकता है। मेरा विषय इकोनॉमिक्स रहा, टेक्नोलॉजी रहा, तो वो बुद्धिस्ट स्टडी या जो फ़िलॉसफी है उससे थोड़ा सा ये हो सकता है। लेकिन जब मैं येल में था तो हम लोगों ने जब काम किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, तो फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट में ही ग्लोबल जस्टिस फेलो था मैं। तो ग्लोबल जस्टिस फेलो होने के नाते जो असमानता है विश्व में, उसका टेक्नोलॉजी और ये इकोनॉमिक पावर से कैसा असर होता है, तो ये आवश्यक है। और ये भी ज़रूरी है कि अब जिस शांति के इस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा था, हमारे जो फिलोसोफर्स हैं, जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लोग हैं, उनको भी इंटरनेशनल अफेयर्स से जोड़ा जाए। क्योंकि अब भारत की आवाज़ जो है उसको टेबल के ऊपर एथिक्स को रखने की आवश्यकता है। तो ग्लोबल एथिक्स कैसे हो, हमारा राष्ट्रों का आपस का संबंध कैसे एथिक्स को लेकर के आए, तो ये अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिटरेचर में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कहीं परिधि में रहा है, मेन चर्चा में नहीं रहा। चाहे लेमन ब्रदर्स जैसे ही कोलैप्स हुआ तो अमेरिका लेके आया एक बिल उनके सेनेट में कि भाई हम एथिक्स के ऊपर फाइनेंस को करेंगे, लेकिन वो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो वो जैसे ही 7 और 8 में लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ, 9 में ही वो लेकर के आए, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ही लेके आया, और 9 में, 10 में, 11 में, तीनों वर्ष में अमेरिका में ही था, और तभी ये चर्चा वहाँ हो रही। तो वो चर्चा उस समय चली, लोगों के मन में था कि ये क्या है, कैसा लूट है ये, लेकिन उसके बाद वो भूल गए, उसके बाद आगे बढ़ गए। मुझे लगता है भारत इस बात को सक्षमता से सामने रख सकता है। जो अभी रशिया यूक्रेन का मुद्दा हम देख रहे हैं, जो हम बाकी जगह वायलेंस देख रहे हैं, जो हम टेररिज्म देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता का भी परिचायक है। और उसमें असमानता को कम करना, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात जो हम भारत में कर रहे हैं, उसी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना, उसी में एथिक्स की बात लेकर के आना, तो ये बात इकोनॉमिस्ट तो रखेंगे ही रखेंगे, जो ट्रेड के लोग हैं वो तो रखेंगे, लेकिन फिलोसफर्स भी अपनी भाषा में अगर उसको सामने रखें, तो ये प्रगाढ़ता विषय के साथ उनका जुड़ना और उसको मंच पे लेके आना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ये थोड़ा सा प्रयास होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की 16 देशों के साथ संबंध हैं। अगर आप देखें तो 10 देश हमारे आसियान के हैं, जो आसियान के देश हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, ये सारे देश आसियान के जो हैं वो तो सारे देश हैं। साथ में जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और एक देश पोर्चुगल आया है। तो ये लोगों के साथ हमारे संबंध हैं। प्रयास हमारा होगा कि इन देशों के साथ नालंदा को जोड़ा जाए, यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उनको जोड़ा जाए, उनके रिसर्चर्स को यहाँ बुलाया जाए। अभी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि हमने एक आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाया है। उसके तहत एक सम्मेलन सितंबर में इन देशों के साथ होगा। उसके अंदर हमने ये तय करा है कि यहाँ के रिसर्चर्स को वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ के रिसर्चर्स यहाँ आएंगे। ये कार्यक्रम पिछले 2 वर्ष से चल रहा है। इस वर्ष सरकार ने उसमें संख्या बढ़ाने के लिए हामी करी है। तो इसमें हमने इस देश के ही 12 संस्थाओं को और भी जोड़ा। तो सिर्फ नालंदा नहीं, नालंदा के साथ में रुड़की के अलावा कुछ दूसरे IITs को लिया है, दूसरे संस्थाओं को लिया, ऐसे 12 संस्थाओं को लेकर के हमने काम किया है। यहाँ के लोग इंडोनेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया के यहाँ आ रहे हैं। तो एक बड़ा वर्ग हम लोगों ने तैयार करने की कोशिश करी है, जो आसियान के देशों के साथ मिल कर के करेगा। उसके लिए यहाँ प्राकृत और पाली भाषा है ही। अब हमने तय करा कि खुद भाषा को सामने लेकर के आएंगे, इंडोनेशिया के साथ उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और एक कोशिश ये भी है कि जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ हैं उसका एक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल
कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि अगर आप देखेंगे पिछले 7 या 8 वर्षों से जिस धरातल पर भारत लगातार बुद्धिस्ट स्टडीज़ की बात कर रहा था, अब चीन भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो चीन भी यही कह रहा है कि बुद्ध हमारे यहाँ हुए थे और हम बुद्धिस्ट स्टडीज़ को एक्चुअल शेप दे सकते हैं। और वो एक बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का एक वर्ग तैयार करने में लगे हुए हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कौन सामने आएगा, कौन सा लिटरेचर सामने आएगा, तो जो रिसर्चर्स हैं उनकी ये महती भूमिका होगी कि वो इतिहास से उन पन्नों को निकालें और सामने ला करके रखें। तो जो अभी बुद्धिस्ट स्टडीज़ में हैं वो मॉन्क्स हैं, जो मॉन्क बनकर के बुद्धिस्ट स्टडी में लगे हुए हैं। तो आप अगर वहाँ आएंगे तो आपको कई उस वेशभूषा में मिलेंगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। उनको ये घटनाक्रमों के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है। उसमें जैसे मैं कल बैठा था तो हमारे यहाँ करीब 12 लोग वियतनाम के हैं और 15 लोग भूटान के हैं, 8 लोग म्यांमार के हैं। तो मैं उन सबके साथ बैठा था। वो लोग क्या सोचते हैं, जब ये मैंने बताया चाइना को तो उनके लिए वो आश्चर्य की ही खबर थी। बोले हमने कुछ सुना था, ऐसा था। तो ये कुछ जो बीच में गैप है उसको हमें देखना पड़ेगा और जो एफर्ट लगातार चाइना के हो रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्टडीज़ का कौन सा सेंटर कहाँ पर हमारे यहाँ बना है, ये भी हम लोगों ने तय किया है कि इंटरनली अभी देश के अंदर 4 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 6 सेंटर्स हैं, लेकिन 40 विश्वविद्यालयों में बुद्धिस्ट स्टडीज़ के पेपर्स या कोई चिंतन मनन हो रहा है। उन लोगों को एक मंच पे लाया। यूनिवर्सिटी नेटवर्क है ये। अभी नालंदा में जैसा मैंने कहा अभी आपसे कि इंटरडिसिप्लिनरी वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का एक डिपार्टमेंट है, इकोलॉजी का दूसरा है, बुद्धिस्ट स्टडी का तीसरा है। इसका समागम कैसे हो? वही हमने अभी आप आए उसके पहले हम यही बात कर रहे थे कि जो सूचना का गैप है, जो पर्याप्त उनको ये नहीं अवेलेबिलिटी डिटेल्स की, वो पहले लेके आई जाए। तो तुरंत ही अखबारों के माध्यम से लोगों को ध्यान में लाने के माध्यम से ये काम हम लोगों ने हाथ में लिया। दूसरा एक जो रहा वो शायद विश्वविद्यालय के लिए भी एक काम करने की आवश्यकता रही कि सोच और उसका उपयोग ये दोनों ही विदेश से जो आए विद्यार्थी हैं उनकी तरफ तो है, क्योंकि विदेश मंत्रालय का ही संस्थान है, लेकिन वो देश के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो सूचना उस संबंध में पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे तो वो लोग उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जी, बहुत ऐसा स्पेसिफिक मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो हमने नीतिगत निर्णय करा है उसमें सारे स्टूडेंट्स को जो फ़र्क स्ट्रीम से भी आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जो भारतीय शिक्षा पद्धति में लोग हैं वो यूजीसी के अंतर्गत होते हैं, जेआरएफ उनका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, यूनिवर्सिटी का नैक रैंकिंग होता है जो उनको कोट करना पड़ता है जब एडमिशन्स होते हैं। तो ये विश्वविद्यालय उन सब चीज़ों से ऊपर है, ये अंतर्राष्ट्रीय फलक्रम में रचा बसा है। तो ये हमें देखना होगा। और ये मैंने, क्योंकि ये जो वहाँ प्रोफेसर्स हैं उन लोगों के लिए भी एक विषय होगा कि कैसे उन सारी औपचारिकताओं को पूरा करें। तो मुझे लगता है कि वो रोड मैप धीरे धीरे दोनों तरफ से इवॉल्व होगा, स्टूडेंट्स की तरफ से भी, फैकल्टी की तरफ से भी। तो लेकिन प्राथमिकता अभी यही है कि इनरोलमेंट हम ज़्यादा करें और बच्चों की भी करें। तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि जिन लोगों के पास में फेलोशिप है यूजीसी के द्वारा अधिकृत, उनको एडमिशन ना मिले। उनके लिए दरवाजे खुले हैं, उनको आना चाहिए, उनका स्वागत है। तो समय की मांग है, उसको तो करना होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, तो
कैसे कृषि को टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास से जोड़ के डेवलपमेंट को इस बारे में? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। और मैं समझता हूँ कि जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जा सकते। वैल्यू एडिशन हमारे प्रोड्यूस में चाहिए और उसके लिए एंटरप्रेन्योरियल बेस चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल बेस के लिए स्किल्स चाहिए और उसको क्रेडिट से जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये कई उत्तर के जो प्रदेश हैं भारत में उनमें ये साइकिल कमज़ोर हुई है। कुछ राज्यों में सरकारों ने प्रयास किए हैं जहां अब वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका सवाल बिहार के कंटेक्स्ट में है तो डेफिनेटली बिहार में इसकी आवश्यकता है। जो नए संस्थागत प्रयास होने चाहिए, जैसा मैंने कहा कि क्रेडिट के उसके लिए अलग से भी हम लोग कभी बैठ सकते हैं। क्रेडिट एक्सपेंशन आरबीआई की भी चिंता है और स्किल एक्सपेंशन शिक्षा वर्ग की चिंता होनी ही चाहिए। तो ये दोनों का समागम कैसे हो, कैसे कन्वर्जेंस हो, कैसे हम उसको एक शेप दें, ये प्राथमिकता है। कृषि के क्षेत्र में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोड्यूस का शेल्फ लाइफ वैल्यू है। कुछ को अगर आप छोड़ दें तो जहाँ वैल्यू एडिशन का स्कोप है उसकी शेल्फ लाइफ तय है। अगर आज प्रोसेस नहीं हुआ तो कल वो ख़राब हो जाएगा। तो उस समय पे वैल्यू एडिशन कहाँ पे हो और कैसे हो और उसके लिए एंटरप्राइज कैसे खड़े किए जाए, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। और मुझे लगता है कि खुद कभी आरबीआई के साथ भी इस संबंध में हम लोग अलग से भी बैठेंगे और उस विषय को अलग से भी चर्चा में लेकर के आएंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये विश्वविद्यालय विदेश मंत्रालय में है, एजुकेशन में या यूजीसी के साथ नहीं है। लेकिन जिन विषयों पे वो काम कर रहे हैं उन विषयों को आपस में जोड़ने का काम, उनके कन्वर्जेंस का काम, इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्मेट को, जो कि एनईपी भी कहता है कि आप उसमें करें। यहाँ पर एनईपी कहता है प्रदेश की जो मातृभाषाएं हैं उनमें आप काम करें। यहाँ हम कह रहे हैं कि उन देश की जो भाषाएं हैं उसमें काम हो। तो प्राकृत और पाली दो ऐसी भाषाएं हैं जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ को समझने वाले चाहे वियतनाम में हों चाहे, तो यहाँ भाषा उनको जोड़ने का भी काम कर रही है अंग्रेजी के अलावा। तो ये जैसे वहाँ आज मेरा मिलना भी हुआ। हमारे यहाँ एक वियतनाम की नन है जो कनाडा में रही हैं लेकिन उनका पाली में सारा काम है। तो पाली का वो स्वरूप जो वियतनाम में है वो इंडोनेशिया या थाईलैंड में उसका एक पृथक स्वरूप रहा है। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका पब्लिकेशन निकालना, तो एनईपी का ही एक एक्सपैंडेड वर्जन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं जिसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स वहाँ निकल करके आए। अब जो मैं अभी आपसे कह रहा था पहले कि इसको हमें जॉब से जोड़ना हो, तो जॉब से जोड़ने के लिए इसको कैसे करा जाए, किन क्षेत्रों में इसके काम करने की आवश्यकता है जहाँ पर इसको जॉब से जोड़ा जा सकता है, वो एक महत्वपूर्ण हमारे सामने मुद्दा है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के नया कोर्स गत वर्ष शुरू करा। मैथमेटिक्स नहीं था, मैथमेटिक्स को लिया, इकोनॉमिक्स को लिया। जो रीजनिंग के पेपर्स थे उनको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों से जोड़ा है। तो ये एक महत्वपूर्ण एडिशन हुआ। हिंदी का पेपर इन लोगों के लिए जोड़ा है जो बाहर से विद्यार्थी आ रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या, जैसे मैंने कहा 64% स्टूडेंट्स जो हैं हमारे विदेश के, तो उनके लिए हिंदी का विषय जोड़ा गया जिससे उनको हिंदी की भाषा हो। तो जो मेन एलिमेंट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उनको ही एक एक्सपैंडेड फॉर्म में एक्स्ट्रापोलेट करके अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस विश्वविद्यालय में हमने रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये मूल भर्ती है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, यहाँ शून्य स्तर पे तो क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से क्षेत्रीय लेवल पर उसके डेवलपमेंट को लेकर के कुछ प्रोग्राम चलाया जाएगा कि यहाँ जो इलाका है जिसमें इलाके में हम बैठे हैं वहीं से शुरू होता है और वहीं के भी लगभग समाप्त है और इंटरनेशनल लेवल पर जैसे आप उसको लेकर के उसी में एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी इसमें हमारे पास में विद्यार्थी आना शुरू हो गए हैं जो प्राकृत और पाली के हमारे कोर्सेज हैं। तो जिन लोगों का एडमिशन नालंदा में है
जो फेलोशिप पर दूसरे देशों से आए हैं या यहाँ के विद्यार्थी हैं। लेकिन इसमें खुद नालंदा विश्वविद्यालय एक हो सकता है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि वहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं नालंदा में, ओपन यूनिवर्सिटी है। तो मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ वहीं पर हैं, वहीं पे ही 3 हैं, तो और तीनों में नालंदा, बिल्कुल। तो ये कल मैं उनके वाइस चांसलर से भी मिला और हम लोगों ने सोचा है कि हम तीनों यूनिवर्सिटीज़ मिल करके प्राकृत और पाली भाषा में स्थानीय स्तर पर क्या वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी के पढ़ाने वाले सिर्फ इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं जो तो जैसा मैं अभी शुरू में कह रहा था कि हमारा प्रयास है कि ये जो 40 सेंटर हैं, 4 विश्वविद्यालय हैं, उसके अपने सेंटर्स हैं, उन लोगों को साथ में लेकर के एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राकृत और पाली को एक मंच पे ला करके, तो बुद्धिस्ट स्टडीज़ तो है ही, लेकिन बुद्धिस्ट स्टडीज़ की जान तो प्राकृत और पाली में है। तो प्राकृत और पाली में जब तक हमारे पास में उसकी मीमांसा करने वाले लोग नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर वो सब अलग अलग प्रयास करेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए उसको एक मंच पे लाने का काम, उसको जोड़ने का काम, और फिर उसमें शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो हमारे कोर्सेज हो सकते हैं, 2 साल के हैं, कुछ इन लोगों ने 3 साल के भी कोर्सेज बनाए हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हो सकते हैं। उसमें ही एक आइडिया बहुत सुंदर निकल करके आया, वो अभी ऐसे अनौपचारिक रूप से आपको मैं मेंशन कर सकता हूँ, उसको अभी छापने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग ये सोच रहे थे कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनका जो लिपि है वो प्राकृत से ही निकली, पाली ने उसको और सुदृढ़ता प्रदान करी, देवनागरी सभी लिपियाँ, और इसका ऐतिहासिक ये भी हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। तो ऐसे फॉन्ट के चार्ट्स बने कि कैसे कब किन शताब्दियों में कौन सा लेटर कैसे बदलता गया, तो देवनागरी का जो आधुनिक स्वरूप है वो कहाँ से निकला, किन वर्षों में उन अक्षरों में परिवर्तन हुए। और ये सिर्फ देवनागरी नहीं, भारत की सारी लिपि और जो एशियन रीजन है उसकी लिपियाँ, उनका ओरिजिन के साथ, यूक्रेन के साथ चल रहा है, इजराइल का भी फिलिस्तीन के साथ चल रहा है, भारत का पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उधर अमेरिका ईरान पर अपना नजर गड़ाए हुए है। तो इसका इकोनॉमिक और इसके पीछे का और कुछ है, इसको सोच कर क्या कुछ सोचा जा रहा है? हाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़ा कारण जब आप देखते हैं तो वो असमानता है, और उस असमानता के पीछे कुछ कंट्रीज़ का जो एग्रेशन है, वो जो कारण मैंने 4 बताए आपको, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ये चारों ही उसको एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय निवेश है, टेक्नोलॉजी है और वित्तीय प्रबंधन है, ये चारों मुद्दे ऐसे हैं जो आपस में घुल मिल गए हैं। और वो चाहे ड्रग इंडस्ट्री हो, चाहे आर्म्स इंडस्ट्री हो, वही फोर्सेस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इंडिया क्या उस स्थिति में आ गया है कि उस रेस में ये शामिल हो रहा है? इंडिया उस रेस में शामिल हो जिसमें हम शांति की बात सामने रखें, और ये बात अत्यंत आवश्यक है, जो हमारा स्ट्रेंथ है और जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो संदेश जो शांति का है, वो विकास का एक ऐसा रोड मैप सामने रखे जब इस असमानता को हम हेड ऑन एड्रेस करें। तो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी किस ढंग से इस असमानता की कमी की तरफ काम कर सकता है, ये देखने की आवश्यकता है। उसमें टेक्नोलॉजी भी है, कई देश उसमें हमारे साथ आने को तैयार है। जैसे मान लीजिए अभी पहलगाम, तो अब भारत ने फिर से जो है एक तरह से संबंध दूरी बना ली है, और कई साल ये इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा कि हम कोई आर्थिक संबंध नहीं रखेंगे, संस्कृति। ये भी हम जानते हैं कि जब तक पूरे साउथ एशिया में यदि हम बात करें, पूरे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जैसा कि आप भी ये टेररिज्म हमने करें, तो ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान का भी साथ साथ विकास हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण। तो इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को उसमें क्या होना चाहिए, आगे क्या रास्ता हो सकता
एवं किस तरह से उन दोनों देशों के संबंधों को देखते हैं? देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, चारों चीज़ें, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, पाकिस्तान के केस में आपको फाइनेंस का रोल बिल्कुल साफ दिखेगा। फाइनेंस का रोल कैसा दिखेगा? जब पाकिस्तान आर्म्स ले रहा है तो उनको पैसा कहाँ से आ रहा है? यूएस का ही डेवलपमेंट असिस्टेंस है जो पाकिस्तान को मिलता रहा, जिसके चलते वो आर्म्स खरीदने की क्षमता को बढ़ाता रहा। आईएमएफ से लोन आ गया, सऊदी अरेबिया से लोन आ गया। विश्व की स्थिति अब ऐसी हो रही है, जब ये जो एक्सेस लिक्विडिटी थी मार्केट में, वो कम हो रही है। अमेरिका की स्थिति विषम से विषमता की तरफ बढ़ रही है। सऊदी अरेबिया जो एक समय में ऑयल किंग बना हुआ था, आज अपने पृथक रास्ते पे चल पड़ा है। जैसे ही ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं, और आप देखेंगे 2030 तक आपको ये और साफ दिखेगा, जो पैसा इन एक्टिविटीज़ को पाकिस्तान में बढ़ा रहा था उसका डिक्लाइन होगा, और उसका डिक्लाइन साफ दिख रहा है। उसका डिक्लाइन ऐसे दिख रहा है, जो G7 के राष्ट्र हैं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि विश्व के कई देशों में ऐसी अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया। टोटल इन देशों में 955 मिलियन लोग हैं G7 देशों में, जिनमें से 48% लोग ही काम करने की स्थिति में 2030 तक हैं, माने 60 साल नहीं ले पाएंगे। उसके बाद इनके यहाँ सिर्फ 26% लोग ही बचेंगे 2030 के बाद। इस बड़ी जनसंख्या जो वर्किंग पॉपुलेशन में है, इमिग्रेशन से क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो जो लिक्विडिटी का हिस्सा था, एक्सेस लिक्विडिटी, जो ये सब पैसे का खेल चल रहा था, वो समाप्ति की तरफ होगा 2030 के बाद। 2030 के बाद ही आप देखेंगे कि जो G20 में नॉन G7 कंट्रीज हैं, माने ब्रिक्स के जो राष्ट्र G20 में बैठे हैं, उनका विश्व की जीडीपी में 42% से बढ़कर के 57% का शेयर 2035 में होगा। डॉलर्स कम मिले, $7 बिलियन। आज वो 1-1 बिलियन के लिए यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा आप सब छोड़ दीजिए, सिर्फ भारत से इंपोर्ट करिए, तब आपका इतना बचत हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, वो नहीं चल सकती, और ये बहुत जल्दी आपको ये डिक्लाइन दिखेगा। इसमें इजाफा तभी होगा जब चाइना उस गेम में पूरी तरह से कूदेगा, जो चाइना कूदेगा नहीं, जैसा अभी भी नहीं कूदे वो तभी भी नहीं कूदेंगे, क्योंकि भारत और चीन के संबंध आर्थिक स्तर पर, अभी आप देखिए चाइना का ट्रेड डेफिसिट भारत के साथ में $109 बिलियन का है। $109 बिलियन का चाइना के पास में ट्रेड डेफिसिट है, पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट। उसके मायने ये हैं कि चाइना को ट्रेड डेफिसिट से कितना फ़ायदा हो रहा है, हमने वो भी कैलकुलेट किया, और हमने वो कैलकुलेट करके बताया कि सबसे बड़ा फ़ायदा चाइना को अगर इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है तो है। वो कैसे है? तो हमने उन प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन किया जहां कॉस्ट ऑफ मार्जिन, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट दोनों फ़र्क हैं, फिर उनको एग्रीगेट किया गया। आज की तारीख में भारत 3,880 प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करता है। 3,880 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 327 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 72% टोटल इंपोर्ट है चाइना के साथ उन प्रोडक्ट्स का, और 327 में से अगर हम 5 प्रोडक्ट कम कर दें तो जो 323 प्रोडक्ट्स हैं वो हैं जिनमें चाइना का वर्ल्ड में मोनोपोली नहीं है। ये 5 स्टील के प्रोडक्ट हैं जिनमें चाइना का मोनोपोली है। आप कहीं भी चले जाइए चाइना के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन 323 ऐसे हैं जो दूसरे देश बना रहे हैं। इससे हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि पहली बार बिहार आप मेरा बिल्कुल पहली बार आना हुआ है। बिल्कुल, अभी तक आपने बिहार को किताबों में पढ़ा होगा या बिहार की कोई नालंदा तो हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं इतिहास में। तो अभी अब एक पहला सवाल कि आपको अब बिहार आपने आके देखा तो कैसा लगा। दूसरा, आपने कहा कि इसके डेवलपमेंट के लिए, सिटी के डेवलपमेंट के लिए स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको कॉपरेशन की जरूरत है। तो स्थानीय स्तर पे आप समझ रहे कि बिहार सरकार रहेगा, उससे आपको किस तरह के सहयोग की अपेक्षा होगी, मिल रहा है। तीसरा सवाल एक उनका सवाल था कि जैसे JNU में देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टडीज की पढ़ाई होती है,
तो इंटरनेशनल स्टडी हम जेईई में इसलिए पढ़ते हैं कि हमको या तो यूपीएससी क्रैक करना होता है या फिर और, लेकिन यहाँ अगर इंटरनेशनल स्टडीज आप पढ़ाएंगे तो उसका, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि वर्ल्ड में चेंजे जा रहा है इकोनॉमी को लेकर, ट्रेड को लेकर, तो वो पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर होगी। नहीं मिथिलेश जी बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मुझे जब हुआ कि अब बिहार जाना है तो फिर एक मन में आता है कि क्या बिहार हो, और मैं सोच रहा था कि कैसे रास्ता होगा, और वो भी यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है, 90 किलोमीटर दूर है, तो पटना आना और पटना से भी 90 किलोमीटर जाना। लेकिन बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ मुझे ये 4 लेनिंग देख करके, बहुत बढ़िया सड़क है और 1.5 घंटे भी नहीं लगे, तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। तो रोड कनेक्टिविटी की जरूरत, हाँ, या वंदे भारत हो, कुछ एक इनको कनेक्ट करे, लेकिन रोड भी मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया, वहाँ बहुत अच्छी सड़क है, कहीं डिसरप्शन नहीं है, कहीं कंजेशन नहीं है। 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर 40 मिनट्स इसमें, अब मैं 2 बार गया हूँ, आज दूसरा ट्रिप था, बिल्कुल सही है। तो वो मुझे तो कोई इसमें कमी नहीं थी। कैंपस बहुत ही सुंदर बनाया गया है, और तो उसमें तो मुझे कोई ज़्यादा बिहार देखने का मुझे मौका कभी आया नहीं पहले, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अच्छा होगा अनुभव। दूसरा, अभी 5 बजे से लगातार 2 आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके साथ में मैं मिलूँगा। पिछले ट्रिप में मेरा नहीं हो पाया था, तो आज बिहार सरकार के लोगों के साथ अभी हमारी 5 बजे 6 बजे कि ये नैरेटिव बदलने की आवश्यकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एक उस सोच की उपज है जो सॉफ्ट पावर को अपना टारगेट देखता था, और हमको भी वही पाठ पढ़ाता था कि अरे बुद्धिस्ट तो आपके सॉफ्ट पावर है। तो ये नैरेटिव बदलने की आवश्यकता है, और उस नैरेटिव को बदलने की क्षमता भारत में ही है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था उनको कि जिस एथिक्स की हम बात कर रहे हैं वो हार्डकोर पावर है, वो मतलब सॉफ्ट पावर नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और संबंधों की विवेचना में हम भारतीय सोच को कैसे ला करके रखें, और वो सिर्फ भारतीय सोच नहीं है, क्योंकि वो सभी विकासशील देशों का सोच हो सकता है। तो उनके लोगों को जोड़ना, उनके लोगों को तैयार करना, वियतनाम को तैयार करना, इंडोनेशिया को तैयार करना, थाईलैंड को तैयार करना, और वहाँ ऐसे स्कॉलर्स की एक जमात तैयार करना जो इस संबंध में इस वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल स्टडीज़ नैरेटिव को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकें। और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा क्योंकि मेरी 5 बजे मीटिंग है, लेकिन देखिए ग्लोबल साउथ की जब हम चर्चा करते हैं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो विकास के उसी पायदान पर है जहां हम हैं। जिन संकटों से हम जूझ रहे हैं उससे वो भी जूझ रहे हैं। जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते आधार इनेबल्ड ई पेमेंट सर्विसेज की चर्चा हम कर रहे हैं। कलाम साहब वो भी हमारे प्रभात खबर परिसर में आ चुके हैं, और ये वीसी साहब ये भी प्रभात खबर में आए, और प्रभात खबर ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो पहला दिन था, मुझे याद है कि फुल पेज कवरेज भी हम लोगों ने किया था, और लगातार एक सकारात्मक और जो उसकी विरासत है, जो उसकी लीगेसी रही है, उसको कैसे बिहार के साथ इस बदलती दुनिया में वो बेहतर करें और रोशन करें बिहार का नाम। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपके नेतृत्व में जो इसकी पुरानी और प्राचीन गौरवशाली परंपरा है वो एक मुकाम हासिल करेगी। बहुत बहुत आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।